दोस्तों नमस्कार। मैं प्रीतम साहू, ISBM विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक इतिहास। आज हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से MA प्रथम वर्ष 20वीं शताब्दी का विश्व ये सेकंड पेपर है, जिसके अंतर्गत हम जो है उदारवाद पर चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर का 20वीं शताब्दी के विश्व के अंतर्गत, जिसमें सेकंड पेपर से द्वितीय चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का द्वितीय चैप्टर उदारवाद पर अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की हम इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी को पुनः एक बार प्रीतम साहू की तरफ से गुड मॉर्निंग। आज जो है हम उदारवाद पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप एक तरफ देखते भी जा सकते हैं कि क्या मैं बोल रहा हूँ, आप उसको रीड भी कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो है उदारवाद के जो जनक हैं जॉन लॉक की स्क्रीन पर मैंने उसका फोटो दिखा रहा हूँ, आप उस पर देख सकते हैं कि जो है जॉन लॉक ऐसे दिखते थे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उदारवाद जो है वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को जो है 17वीं शताब्दी के आसपास देखा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। आरंभिक उन्नयकों में एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक या राजनीतिक दर्शन है। वर्तमान विश्व में यह अत्यंत प्रतिष्ठित धारणा है। पूरे इतिहास में अनेक दार्शनिकों ने इसे बहुत ही महत्व माना है। इस संगठन के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति सामाजिक संगठनों का निर्माण करते हैं। ये तो है उदारवाद। इसकी इतिहास पर अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसकी इतिहास लास्की के अनुसार उदारवाद की व्याख्या करना अथवा उसकी कोई साधारण सी परिभाषा दे देना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि उदारवाद कुछ सिद्धांतों या समूह मात्र नहीं है, वह मानव की सोचने की प्रवृत्ति का भी परिचायक है। उदारवाद शब्द का प्रयोग साधारणतः व्यापक रूप से मान्य कुछ राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांतों के साथ ही राजनीतिक कार्यों बौद्धिक आंदोलन का परिणाम है, जो 16वीं शताब्दी से ही सामाजिक जीवन के संगठन में व्यक्ति के अधिकारों और पक्ष पे उसके स्वतंत्र आचरण पर प्रतिबंधों के विरुद्ध कार्यशील रहे। 1689 में लॉक ने लिखा है, किसी को भी अन्य के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को हानि पहुंचानी चाहिए। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र 1776 ने भी प्रेरक शब्दों में जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख प्राप्ति के इस सिद्धांत को फ्रांस ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र 1971 में यह घोषित कर और फ्रांस संपुष्ट किया कि अपने अधिकारों के संबंध में मनुष्य स्वतंत्र तथा समान पैदा होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है, समान अधिकार रखता है। उदारतावाद ने इस विचारों को ग्रहण किया, परंतु व्यवहार में बंधुआ यह अस्पष्ट तथा आत्मविरोधी हो गया, क्योंकि उदारतावाद स्वयं अस्पष्ट पद होने से अस्पष्ट विचारों का घोतक है। 19वीं शताब्दी में उदारतावाद का अभूतपूर्व उत्कर्ष जो भी हो, राष्ट्रीयतावाद के सहयोग से इसे इतिहास का पुनर्निर्माण किया। यद्यपि यह अस्पष्ट था तथा इसका व्यवहारिक रूप स्थान स्थान पर बदलता रहा। इसका अर्थ साधारणतः प्रगतिशील हो गया। नवे पोप पियस ने जब 1846 ईस्वी में अपने को उदार घोषित किया तो उसका व्यवहार ही असर हुआ, जैसे आज किसी पोप द्वारा अपने को कम्युनिस्ट घोषित करने का हो सकता है। 19वीं शताब्दी के 3 प्रमुख आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वर्ग स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीयवाद जो मंच पर पहले आए, विदेशी सरकारों के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहते थे। समाजवादी कुछ देर बाद सक्रिय हुए। वे इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि शासन का संचालन संपत्तिशाली वर्ग के हित साधन के लिए न हो। उदारतावादी आंदोलन से यही
3 प्रमुख सूत्र थे जिन्होंने बंधुआ भावनाओं की नीतियों को की आकर्षण उलझनों ने तोड़ मरोड़ बांट लिया था। ये सभी सूत्र प्रमुखता महान फ्रांसीसी राज्य क्रांति 1789-94 की भावनाओं और रूसो जैसे महापुरुषों के विचारों की गलत सही व्याख्यानों के अनुप्रमित थे। इस प्रकार उदारतावादी विभिन्न प्रसंगों से भिन्न भिन्न अर्थ रखता है, किंतु सर्वत्र एक धारणा थी। सामंतवादी व्यवस्था के अनिवार्य रूप समाज के अभिजात नेतृत्व संबंधी विचार उखाड़ फेंके गए। निश्चित रूप से 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड के उदारतावादी पुराने हीगल दल के उत्तराधिकारी होते हुए भी नागरिक तथा धार्मिक आंदोलन के परंपरागत उपासक अभिजातियों के पूर्णतः भिन्न थे। इंग्लैंड में तो पहले उदार शब्द के कुछ विदेशी आभास भी पाया गया था, क्योंकि इसका स्पष्ट संबंध फ्रांस तथा स्पेन के क्रांतिकारी आंदोलनों से था। किंतु 1830 के पश्चात लॉर्ड जॉन रसेल ने के समय से इस संबंधित के उत्तरार्ध में ग्लैडस्टोन के समय तक यह शब्द इंग्लैंड में भी चालू हो गया, सम्मानित माने जाने लगा। जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रसिद्ध पुस्तक स्वतंत्रता द्वारा इसके सैद्धांतिक मर्यादा भी मिली। इससे इस विचार ने आश्रय पाया कि मानव व्यक्तित्व मूल्यवान है और कि अच्छी अथवा बुरी सभी प्रकार के राज्य नियंत्रण से मुक्त व्यक्तिगत शक्ति का स्वतंत्र आचरण की ही प्रगति का मूल्य कारण है। वास्तव में उदारतावाद की दो विचारधाराओं के बीच फंस जाने के कारण इधर भविष्य का उसका मार्ग कुछ स्पष्ट नहीं है। समय समय पर इसने अपने सजीवता का परिचय दिया है। जैसे ब्रिटेन में 1906 से 11 के बीच जब रूढ़ उदारतावाद के विरोध के बावजूद सामाजिक बीमा से संबंधित कानून बना डाला गया। इसके विरोध में अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी जब विलियम बेवरीज ने एक लोकहितकारी राज्य की रूपरेखा तैयार कर डाली, किंतु जनशक्ति को प्रभावित करने में उदारतावाद निःशक्त है। इस दिशा में कई असफलता अनेक बार प्रमाणित हो चुकी है। जर्मनी में नास्तिकवाद के सामने इसकी भयंकर असफलता सिद्ध हो चुकी है। वस्तुतः पुनः संगठन के लिए जनता में उत्साह उत्पन्न कर उसे संगठित कर सकने में इसकी भयंकर अयोग्यता प्रमाणित हुई है। सामाजिक प्रगति के साथ उदारतावाद डग नहीं भर सकता था। फिर भी इसके मूल सिद्धांत अनुसंधान तथा विचार की स्वतंत्रता, भाषण एवं विचार विनिमय की स्वतंत्रता अभी भी अपेक्षित है, क्योंकि इसके बिना तर्क सम्मत विचार तथा कार्य संभव नहीं हो सका। तो निश्चित दोस्तों, आज की जो मेरा क्लास है उदारवाद, ये आप सभी को समझ आया होगा। यदि आपको कुछ डाउट्स हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स क्लास, धन्यवाद। पुनः नेक्स्ट वीडियो में हम नई जानकारी के साथ, इतिहास की नई जानकारी के साथ मिलेंगे। थैंक्स दोस्तों।